हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर नॉलेज, जो कि एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के डाउट पूछ सकते हो और आपको एक डिजिटल शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि क्लास 9 to 12 के बायोलॉजी में कितने चैप्टर्स आते हैं और उस चैप्टर्स के नाम क्या है, उसको याद रखने का ट्रिक क्या है, ये सब के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है। बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या कहता है? बायोलॉजी इट इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विथ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी क्या है? एक साइंस का ब्रांच है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही चलता है। हम सबको पता है साइंस के अंदर ये तीन चीज़ आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हमें फोकस अभी करना है किस पे? सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पे। तो हमने बायोलॉजी पे ही फोकस किया है कि ये डील्स किस पे कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म पे करता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे सेल्स हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए, एक्सेट्रा। एनिमल्स के अंदर ही हम आ जाते हैं, तो ये डाउट तो होगा नहीं आपको। तो चलो हम एक स्टोरी बनाए हैं, उस स्टोरी के रिगार्डिंग आपको सारे चैप्टर्स याद हो जाएंगे। और स्टोरी थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो मज़ा भी आएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम सबको पता है सबसे पहले क्या फॉर्म हुआ है? यूनिवर्स बना है। यूनिवर्स की एज कितनी है? 20 बिलियन ईयर्स अगो है। हम सबको पता है बिलियन का मतलब क्या होता है? बिलियन का मतलब होता है 10 to the power 9 और मिलियन का मतलब होता है 10 to the power 6, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। यूनिवर्स बनने के बाद क्या हुआ? यूनिवर्स जब बना उसके कुछ टाइम के बाद बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जिसके कारण यूनिवर्स को भी एक्सपेंड होना पड़ा था। उसके बाद सन का फॉर्मेशन होता है। सन को कहीं कहीं मॉड्यूला भी लिखा रहता है एनसीईआरटी ने, तो उसका मतलब सन ही है। सन के बाद फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे हमारे प्लैनेट सिस्टम बना। प्लैनेट सिस्टम बना मतलब कि हमारे अर्थ बना। अर्थ की एज हो गई 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। अब जब अर्थ बना तो हम अर्थ में रहते हैं, राइट? तो अर्थ में लाइफ फॉर्म होगी। तो लाइफ दो तरह की फॉर्म हुई थी। सबसे पहले लाइफ फॉर्मेशन हुई थी नॉन सेलुलर लाइफ। नॉन सेलुलर का मतलब ये है कि इसके अंदर सेल्स नहीं थे। अब सेल्स नहीं थे तो ये जिंदा कैसे थे? तो सिंपल सी बात है, अगर सेल्स नहीं थे तो ये जो है ये क्या कहलाएंगे? बैक्टीरियाज कहलाएंगे। फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के सारे, ठीक है। अब ये नल सेलुलर लाइफ फॉर्म हुई कब? 3 बिलियन ईयर्स अगो, जो कि बहुत टाइम के बाद। अब उससे भी बहुत टाइम के बाद सेलुलर लाइफ की फॉर्मेशन हुई, जो कि है 20 मिलियन ईयर्स अगो पहले। अब देख सकते हो कि कितने टाइम के बाद नॉन सेलुलर लाइफ कब बना? 3 बिलियन ईयर्स अगो। और हमारी लाइफ फॉर्मेशन हुई है 200 मिलियन ईयर्स अगो। अब उसमें भी आते हैं दो चीज़, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। तो उसमें भी सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स आए थे, जो कि इसकी एज है 500 मिलियन ईयर्स अगो। अब बोलो सर, आपको ने तो चैप्टर के बारे में बताने वाले थे, ये तो आप मेरे को स्टोरी बता रहे हो। पर देखो, इसके रिगार्डिंग ही मैंने ये स्टोरी से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि सबसे पहले यूनिवर्स बना था, उसके बाद अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद हमारा लाइफ फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद इनवर्टिब्रेट, उसके बाद वर्टिब्रेट। तो सेलुलर लाइफ फॉर्म हुआ, वो भी हमने देख लिया। सेलुलर लाइफ के अंदर ही आते हैं इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स कब बने? 500 मिलियन ईयर्स अगो पहले बने। उसके बाद क्या हुआ? वर्टिब्रेट्स का फॉर्मेशन होता है और वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, एक्सेट्रा। तो मैमल्स, यहाँ तक हमने क्या किया? एक हमने स्टोरी कवर कर लिया, राइट? अब हम यहाँ पर इसके बाद देखते हैं कि हम इसके अंदर अब सारे जो मैं बताऊँगा, अब सारे चैप्टर्स आएंगे, तो ज़्यादा फोकस करना है आपको चैप्टर्स पे। तो अब आपको स्टार्ट करना है, आपको नोट्स लिखना है तो आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको तो नोट्स मिल ही जाना है। तो आप फोकस करो बस मैं जो बोलता हूँ उस पर। देखो, हम सबको पता है कि हमारे पूर्वज क्या थे? मंकी थे, राइट? हम मंकी से ही इंसान बने हैं। ऐसा ही ना हुआ है? ऐसा ही तो हुआ है, राइट? तो मंकी है, तो मंकी में क्या हुआ था कि मंकी का जो जीन था वो थोड़ा अल्टर्ड हो जाता है। अल्टर्ड क्यों हुआ था? अल्टर्ड हुआ था क्योंकि उसके सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए में चेंजेस हो गया। चेंज होने के कारण क्या हुआ? चेंज होने के कारण जो है धीरे धीरे मंकी से क्या हुआ? हम इंसान में कन्वर्ट होते चले गए। उस प्रोसेस को हम कहते हैं म्यूटेशन। क्लियर है? म्यूटेशन होता गया। म्यूटेशन होने के कारण क्या हुआ? हम मंकी से धीरे धीरे क्या बन गए? इंसान में बन गए, राइट? अब इंसान में हमें पता है दो वैरायटीज़ होती हैं, मेल और एक फीमेल होती है। मेल का क्रोमोसोम कितना होता है? 46 क्रोमोसोम होता है। फीमेल का क्रोमोसोम कितना होता है? 46 होता है। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अब हम सबको पता है कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो रिप्रेजेंट करते हैं 44 प्लस XY में मेल को और 44 प्लस XX में फीमेल को। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। हमको यहाँ तक ये भी पता है। अब क्रोमोसोम जो होते हैं वो टूटते किस में हैं? गैमेट्स में टूटते हैं। गैमेट्स में टूटते हैं तो मेल का गैमेट्स क्या बनेगा? एक 22 प्लस X, एक 22 प्लस Y। फीमेल का गैमेट भी टूटेगा उसी तरह, 22 प्लस X और 22 प्लस X में।
अगर हम बात करें कि दोनों का जब गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं, मैटिंग करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? तो फीमेल बॉडी में होती है। फीमेल बॉडी में भी कहाँ? एम्पुलरी रीजन में। एम्पुलरी रीजन में होने के बाद जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है? जाइगोट में कन्वर्ट होता है। अब वो जाइगोट से कहाँ क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो कहाँ बनता है? तो फीमेल के यूटेरस के अंदर बनता है। हमको ये भी पता होगा कि फीमेल का जो यूटेरस होता है वहाँ पर 3 वाल होता है। वो नहीं पता तो कोई बात नहीं, वो हम जब चैप्टर्स कवर करेंगे उसमें देखेंगे, इसको बाद में छोड़ते हैं। इतना तो अभी हमने सीख लिया कि एम्ब्रियो कहाँ पर बनता है कि नहीं। अब एम्ब्रियो बनने के बाद वो क्या होता है? बेबी जो होता है वो बेबी बॉर्न होता है, राइट। तो इस तरह से हमने देख लिया कि रिप्रोडक्शन यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। ये हम क्या बोला, ये पूरे कम प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन। और ये रिप्रोडक्शन हुआ किस में? ह्यूमन में। तो इस पूरे अभी तक का जो भी हमने पढ़ा उसको हम कहेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पढ़ने से पहले हमने भी क्या देखा था? जीन थोड़ा बहुत अल्टर्ड हुआ था। तो जीन अल्टर्ड हुआ था, वहाँ पर से आपको एक चीज़ समझ के आया होगा कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला? इवोल्यूशन देखने को मिला कि पहले हम मंकी थे, अब इंसान बन गए, तो दैट इज़ आल्सो नोन एज इवोल्यूशन। तो आपको यहाँ पर 2 चैप्टर्स तो ईजिली कवर्ड हो गए होंगे, एक तो इवोल्यूशन, दूसरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब हम सबको पता, अगर हम बात करें कि एक ह्यूमन अपने डेली लाइफ में करता क्या है? एक ह्यूमन अपने डेली लाइफ में क्या करता है? डेली लाइफ में क्या करता है? खाता है, पीता है, गेम खेलता है, गैसेस एक्सचेंज करता है, यही सब तो करता है, राइट। तो खाता है से क्या याद आएगा आपको? खाता है मतलब कि वो डाइजेशन करता है। पीता है मतलब वो क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है। गैसेस एक्सचेंज करता है, इट मीन्स वो रेस्पायरेशन करता है। अगर हम बात करते हैं गेम खेलता है, तो गेम खेलता है तो मतलब चलता है। ऐसा नहीं कि मोबाइल वाला गेम, वो क्या करता है? चलता है। तो उससे क्या होता है? उसकी बॉडी मूवमेंट करती है, तो लोको मोशन एंड मूवमेंट उसमें कवर्ड हो जाता है। तो यहाँ तक कि हम अभी बात कर रहे हैं, ये सब किसके बात कर रहे हैं? इंसान के फीचर्स की बात कर रहे हैं। ये सब तो करता है इंसान, बस उसके बायोलॉजी में नाम क्या है वो देख सकते हो। जब खाना खाता है तो रख दिया डाइजेशन, अगर पानी पीता है तो हो गया एब्जॉर्प्शन, अगर वो चलता है तो लोकोमोशन, गैसेस एक्सचेंज करता है तो रेस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन करता है तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बंदर से इंसान बन गया एवोल्यूशन। और उसके बाद हम बीमार भी तो होते हैं। बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। अब ये डॉक्टर जो है हमें ठीक करता है, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले हमारी हेल्थ में कुछ इश्यू हुई होगी, तभी तो हम बीमार होते हैं। तो हेल्थ में प्रॉब्लम होती है तो हम बोलते हैं कि हमारे हेल्थ में प्रॉब्लम है, इसका मतलब हमारा इम्यून सिस्टम ख़राब है। तो एक और यहाँ पर चैप्टर याद होता है इम्यून सिस्टम, जिसमें हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं। और हेल्थ ख़राब होती है, उससे एक और चैप्टर है, वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यहाँ तक की अगर हम बात करें तो अभी तक हमने जो भी बताया वो है जूलॉजी के चैप्टर्स। तो यहाँ तक में आपके सारे जूलॉजी के चैप्टर्स कंप्लीट हो गए होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर हम इंसान हैं तो इंसान किससे बना होगा? इंसान बनता है सबसे पहले, इंसान है तो इसके अंदर क्या होगा? सेल होंगे, बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, तो टिश्यूज़ भी होते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनते हैं, तो हमारे अंदर ऑर्गन्स भी होते हैं। ऑर्गन्स है कि नहीं है? बिल्कुल है यार, हार्ट है हमारा ऑर्गन है कि नहीं? लंग्स हैं हमारे ऑर्गन, किडनीज़ हैं, है कि? ये सारे सारे क्या हैं? ऑर्गन ही तो हैं। और वो ऑर्गन से मिलकर के क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है, जो कि उससे कनेक्टेड होते हैं। और वो ऑर्गन सिस्टम जब कंप्लीट होता है तब जाके एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो हम एक ऑर्गेनिज्म हैं, हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं और सेल्स होती है। तो अब मैं कहूँ कि डाइजेशन, हमने आप थोड़ी देर पहले डाइजेशन को देखा था ना। मान लो अब ये डाइजेशन जो है वो कौन कराता है? डाइजेस्टिव सिस्टम करवाता है, राइट। रेस्पायरेशन कौन करवाता है? रेस्पायरेटरी सिस्टम करवाता है। तो इस तरह के सिस्टम्स सब जो है बटे हुए हैं, सब अपने अपने सिस्टम्स को देखते रहते हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर है, अब हम बोल सकते हैं कि हाँ, हमने जूलॉजी के चैप्टर्स को कवर कर लिया, मतलब बायोलॉजी के आधा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने देख लिया ना कि ह्यूमन के बारे में कितना कुछ हमने देखा। तो ये सारे के चीज़ों को हम बोलेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या कहेंगे? ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट होता है तो अब प्लांट फिजियोलॉजी पे भी तो जाना है, तो प्लांट के बारे में भी तो जानना है। तो प्लांट के बारे में अब चलो चलते हैं। तो प्लांट के बारे में हम क्या जानेंगे? प्लांट में सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि प्लांट में हम जब स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बोटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोटनी कहते हैं। अगर 9th-10th वाले को नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया होगा, है कि नहीं? आपको बस फोकस करना है कि मैं चैप्टर्स के नेम कैसे याद करा रहा हूँ आपको, है कि नहीं? तो अब चलो इसी तरह बायोलॉजी के बॉटनी सेक्शन को भी कंप्लीट करते हैं। तो देखो,
हम पढ़ने वाले हैं प्लांट के बारे में। प्लांट है तो प्लांट के भी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म है तो प्लांट के अंदर भी सेल होगा, टिश्यूज़ होंगे, ऑर्गन होगा, ऑर्गन सिस्टम भी होगा। अब बात करते हैं कि प्लांट जो होता है, प्लांट के साथ हम करते क्या हैं। तो प्लांट को हम रखते हैं, उसके रूट में क्या करते हैं, पानी देते हैं। पानी कहाँ जाता है, पानी जो है वो जाइलम्स के थ्रू हो करके कहाँ तक पहुँचता है, तो उसके लीव्स तक पहुँच जाता है। अब मान लो कि बरसात के टाइम जब उसे बहुत ज़्यादा एक्सेस पानी वाटर दिया जाता है, तो वो वाटर को क्या करेगा, रिमूव भी तो करना चाहेगा। तो वो जब पानी को बाहर निकालता है बॉडी से, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ग्यूटेशन। क्या कहते हैं, ग्यूटेशन। अब मान लो कि हम जब खेलते हैं तो हमें जब चोट लगती है तो ब्लड निकलता है, तो पेड़ को भी अगर कहीं कट करेंगे तो उसका भी तो ब्लड निकलेगा। उस ब्लड को हम कहते हैं सेप। क्या कहते हैं उसको, सेप कहते हैं। तो अगर हम कहीं पेड़ को कट कर रहे हैं, उससे जो ब्लीडिंग हो रही है, उसे जो वाटर टाइप का निकलता है ना, उसको कहते हैं सेप। तो वो जो सेप निकलता है उसको कहते हैं एक्सुडेशन। क्या कहते हैं, एक्सुडेशन। अब बात करते हैं इसके डेली टाइम की यूजेस की, कि प्लांट भाई अपने टाइम पे क्या करता रहता है। तो प्लांट जो है वो क्या करता है, वो ऑटोट्रॉफ होता है, वो अपना खाना खुद बना लेता है। कैसे बनाता है, तो सनलाइट और क्लोरोफिल के थ्रू। सनलाइट और क्लोरोफिल के थ्रू जब वो खाना बनाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बाद वो क्या करता है, तो गैसेस को एक्सचेंज भी करता है। इट मीन्स ये रेस्पायरेशन भी करता है। तो इसके अंदर रेस्पायरेशन कुछ चैप्टर्स भी आ गया हमारा। इसके अलावा हमने देखा कि ये रूट में क्या करते हैं, पानी डालते हैं तो ये ऊपर तक पहुंचा रहा है, मतलब एक तरह से ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। तो इसके अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर, ये भी एक चैप्टर बनता है कि नहीं बनता, बिल्कुल बनता है। और यहाँ इसके अंदर ये सारे जो चैप्टर्स मैंने कहा, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये रेस्पायरेशन, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, तो ये सारे के सारे हम चैप्टर्स जो होते हैं वो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर ही आएंगे। और बहुत कुछ अभी भी बाकी है, जैसे कि देखो हमने अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा, तो उसी तरह यहाँ इसमें भी तो होता होगा, ये भी तो अब रिप्रोडक्शन करते हैं, है कि नहीं करते हैं, कि नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। पर कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं क्या है वो नहीं पता है अगर, तो आप मेरे को कमेंट करना, उसके लिए मैं अलग से लेक्चर बनाने ही वाला हूँ। ओके, तो अब उसके आगे बात कर लेते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट पे, तो उसका चैप्टर का नाम ही दे दिया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या रख दिया गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्लियर है आपको। अब उसके अलावा मैं एक चीज़ और बोलने वाला हूँ। हमने यहाँ सेल देखा ना, सेल और टिश्यू, तो ये सब अलग अलग चैप्टर्स भी बनाते हैं। जैसे कि सेल में हमने देखा तो सेल बायोलॉजी बनता है। सेल बायोलॉजी दोनों चीज़ में पढ़ना है हमें, एक पढ़ना है प्लांट के लिए, एक पढ़ना रहता है एनिमल्स के लिए। क्योंकि दो टाइप के सेल होते हैं, प्लांट सेल भी होते हैं और एनिमल सेल भी होते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारा ये जो प्लांट फिजियोलॉजी होता है वो भी कंप्लीट होता है। अब इतना बोलने के बाद तो मेरे को पता है मेरे दोस्त लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे, नहीं करोगे तो तुम्हें ही पाप लगेगा, मुझे क्या। तो अब मैं बात करता हूँ, एक चीज़ और मेरे को बताना है इसमें। अगर हम किसी भी ऑर्गन की इनसाइड स्टडी करते हैं, मतलब अंदर की स्टडी करते हैं, तो उसको कहते हैं एनाटॉमी। और अगर बाहर की स्टडी कहते हैं तो उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो आपने ये भी वर्ड सुना हो कहीं पर, प्लांट एनाटॉमी, प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो समझो तो इसके अंदर की स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि आप हार्ट की स्टडी कर रहे हो, मतलब कि आप कार्डियोलॉजी की स्टडी कर रहे हो, तो एक तरह से वो क्या बोलेंगे, उसको हम एनाटॉमी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हार्ट हमारे बॉडी के अंदर है कि नहीं। अब मैं बोलूँगा आप हेयर की स्टडी कर रहे हो, हेयर कहाँ होता है, हमारे बॉडी के बाहर होता है, तो वो हो गया मॉर्फोलॉजी, जो कि आप देख सकते हो। और एनाटॉमी जो कि आप डायरेक्टली विजिबल नहीं है, मतलब आप डायरेक्टली उसे नहीं देख सकते हो। तो चलो यहाँ पर हमारा ये जो लेक्चर था आज का वो हम कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई लगता है कि मैंने चैप्टर इसमें मिस कर दिया है, तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, मैं फिर से कह देता हूँ, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी कर सकते हो आप चाहो तो। थैंक यू।